तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए, बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो डेट है वो लगभग घोषित हो चुका है कि 27 और 30 जून जो है आपके एग्जामिनेशन एक एक पाली में ली जाएगी। तो अब बिल्कुल सुस्ताने की आवश्यकता नहीं है और किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करने हैं, बल्कि अपने पढ़ाई को लगातार जारी रखने हैं। तो आज ये बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, जो कि 40 अंकों का जो आपका जीके जीएस और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने पिछले हमारे वीडियो को देखा और आप लोगों ने सराहा, लेकिन एक डिमांड आप लोग लेकर के आए कि सर इसमें मैथ के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि यह एक जो अधूरा सा लग रहा है वह बिल्कुल पूर्ण हो जाए। तो आपके इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन में हम लोगों ने इन चीज़ों का भी ध्यान रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। 30 प्लस आंकड़ा हर हाल में आपको आदत डालने होंगे हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू से, कि आप 30 प्लस जो है जीके में करें, मैथ्स वगैरह को मिला करके 40 वाले में। तो पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का मुख्य नगदी फसल कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा वह नगदी फसल है जो बिहार राज्य का मुख्य नगदी फसल के रूप में जाना जाता है? अगर ऑप्शन नंबर सी आपने कमेंट किया है या ऑप्शन नंबर सी आपने चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा कि बिहार राज्य का मुख्य नगदी फसल जो है वह गन्ना हो जाएगा। लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे। प्रश्न कहता है दोस्त कि 1857 की क्रांति अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? 1857 की क्रांति के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय, क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग होना चाहिए, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम सबको ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर डी से बचने की आवश्यकता पड़ती है। आइए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि 10√3 का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 10√3 का मान जो है, 10√3 का मान जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, और 60 को रेडियन पद्धति में हम लोग पाई/3 के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। लगातार प्रैक्टिस सेट देने के लिए, जीके जीएस और हिंदी अंग्रेजी का जो है प्रैक्टिस सेट देने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अवश्य डेली बाय डेली जुड़िए। आज शाम को हिंदी के सेशन में भी आपका हार्दिक अभिनंदन होगा, उसमें भी आज सेट आपको कराए जाएंगे। लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्त कहता है कि परवलयिक दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन से ऐसे जगह है जहाँ पर परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार के हेडलाइट में, ड्राइविंग दर्पण में, या सेविंग दर्पण में? उपयुक्त में से एक अधिक सही है या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है? तो परवलयिक दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा कि वह सेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। अवतल दर्पण के रूप में जो है सेविंग दर्पण अर्थात हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? यह करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय अभियान, जिसको हम लोग हमारा संविधान हमारा सम्मान के नाम से जानते हैं, का उद्घाटन किसने किया था? सही आंसर है हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है यह किया गया है। ऑप्शन नंबर उद्घाटन किया गया हमारा संविधान हमारा सम्मान जगदीप धनखड़ के द्वारा। आइए बढ़ते चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। छठे नंबर क्वेश्चन को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शंस आपके सामने उपस्थित हो जाए। प्रश्न को पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर तथा उसके हर में 2 जोड़ने पर उसे भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। कहने का मतलब कि x/y जो है, इसमें कहता है कि क्या कर दें, इसके अंश में 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए 1, और उसके बाद जो इसका हर है उसमें +2 कर दीजिए। उस कंडीशन में 1/2 आ जाता है। इसको समीकरण में तब्दील कर लीजिएगा। उसके बाद कहता है कि फिर कहता है कि यदि उसके अंश में 7 घटाने तथा इसके हर में 2 घटाने से, ठीक है, अंश में x - 7 कर दीजिएगा और y माइनस क्या कर दीजिएगा 7 कर दीजिएगा, उसको 1/3 के बराबर कर दीजिएगा। उस कंडीशंस में भिन्न निम्नलिखित में से क्या हो जाता है? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15/26। एक बार जरूर निकाल करके इसको ट्राई कीजिएगा और आप जरूर बना देंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो जगह कम पड़ रहा था इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बना नहीं पाया, और कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, आप बना लेंगे। मैथमेटिक्स आप इतना तो जरूर जानते होंगे। लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा 30 प्लस आंकड़ा हर हाल में होना चाहिए, और आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं ईमानदारी पूर्वक। जो भी आते हैं 10, 12, 14, 15, 20, 30, 35 या 40 भी किसी दोस्त का अगर आ जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट ना कीजिएगा ऐसा नहीं है, जरूर हम भी जानना चाहते हैं कि अभी हमें किस लेवल में आपको लेकर के चलना है, और आपको आदत डाल देंगे 30 प्लस आंकड़ा करने के लिए। ठीक है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16
वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे तो पहली बात है कि यहाँ पर लाभ हो जाएगा, और वो लाभ कितने होंगे यहाँ पर देखेंगे। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जितने में 16 वस्तुओं को हम खरीदते हैं उतने में 12 वस्तुओं को हम लोग बेच देंगे। तो यहाँ पर कंडीशन साफ है कि लाभ होगा। हानि वाले ऑप्शंस तो हम लोग चुनेंगे नहीं, लेकिन लाभ वाले ऑप्शंस आपके पास 33% दिखाई दे रहा है। अब दो मत ये हो गया है कि क्या ये 33% है क्या सही। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे ना, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं और बटा फिर क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से भाग दे देते हैं। 16 - 12 कर दीजिए और बटा क्या कीजिए 12, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। ठीक है, 16 में से 12 घट जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाएगा 4 बटा कितने हो जाएंगे 12, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो दोस्त 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 3 बटा 100 बटा कितने हो जाएंगे 3। 100 बटा 3 को अगर हम तोड़ेंगे तो 100 बटे 3 का मान जो है 33 पूर्णांक देखेंगे 1/3% आएगा, जो कि ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबरा करके आंसर नहीं करने हैं, जरूर आप अपना आंसर जो है कुल स्कोर हमें जरूर अवगत कराइए दोस्तों, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है अति चालक वह पदार्थ है जिसका डैश शून्य होता है। अति चालक कैसे पदार्थ को कहेंगे, उसके लिए क्या क्वालिटी होती है। तो दोस्त 8वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि अति चालक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका प्रतिरोध जो होता है वह शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है इसका आंसर तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर सी कि अति चालक वह पदार्थ है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बिंदु को आसानी से समझ पा रहे होंगे और आप अच्छे स्कोर करेंगे। 30+ करने की आदत जरूर डालिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। आपको समझ में आना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया, इसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, यानी कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और यानी कि पथ निरपेक्ष और क्या अखंडता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल मत जाइए, आंकड़ा जरूर बनाइए। इसमें कुछ नहीं जाता है, आपको प्रैक्टिस सेट देने में मेरे दोस्त कुछ नहीं जाता है, बस आप एक आंकड़ा तब्दील कर सकते हैं, यानी कि उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। कहीं कमी हो जाएगी तो 1 महीने का समय है, थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा, अपने स्टडी को थोड़ा सा और बढ़िया कर दीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि स्कोर सुधरने लगेगा। बाकी तो ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर लगभग 550 के करीब 525 के करीब वीडियो हो चुके हैं, 550 की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार पढ़ते रहिए, एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोड किया गया है। प्रश्न आपके सामने है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार विधान परिषद में जो है 75 सीटें हैं, 243 नहीं, क्योंकि ये विधान सभा की सीटें हैं। 16 राज्यसभा की सीटें हैं बिहार से और 250 जो है भारत में कुल राज्यसभा की सीटों की आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार की प्राचीन व नवीन नगरों की युग्मों में कौन सा युग्म गलत नजर आ रहा है। बिहार की प्राचीन नगर और नवीन नगर जो है उसका नाम जो बदल करके रखा गया नए नगर के रूप में, अगर उन दोनों को मिला करके देखें तो कौन सा यहाँ पर गलत युग्म बैठाया गया है। वज्रासन बोध गया को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उदंतपुरी बिहार शरीफ को कहते हैं। पाटलिपुत्र पटना को कहा ही जाता है। इसका मतलब कि कोई यहाँ पर गलत नहीं बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें का ऑप्शन नंबर ई अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कब हुआ था। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, उनके माता का नाम जो है आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रजापति गौतमी जो है उनकी मौसी हैं जिन्होंने इनको देखभाल किया था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, तो लुम्बिनी नेपाल में है, लेकिन कब हुआ था ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर है कि 563 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन से सिंधु सभ्यता के शहर तथा उसकी नदी तट का सही जोड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सा सिंधु सभ्यता है और उसके जो जिस नदी के किनारे था उसको लिखा गया कौन सा गलत जोड़ा बैठाया गया है। ठीक है, 13वें का देख लीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, ये सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, ये भी सही है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे था, ये भी सही है। अर्थात एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है।
आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः अस्तरीय है। निम्नलिखित में से विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्ण रूप से अस्तरीय रूप में जानी जाती है। 14वें का सही आंसर है इंदिरा गांधी कैनाल, यानी इंदिरा गांधी नहर जो है वह विश्व की एकमात्र सिंचाई नहर है जो अस्तरीय रूप की है। आगे बढ़ते चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किसका राजकवि था। प्रश्न आपके सामने है कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किसका राजकवि था। 15वें का सही आंसर है कि हर्षवर्धन जो है वानभट्ट का राजकवि था। आगे बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे करके, बाद में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स में रहते हैं ना, वही आदत यहाँ से डाल दिए जाएंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में उपस्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में उपस्थित है। तो दोस्त मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो भारत के जो आपके पास है असम राज्य में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल सुस्ताने की जरूरत नहीं है, कुछ लगातार आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा केंद्रीय लेवल पर और स्टेट लेवल दोनों का। भारत की वह प्रमुख घाटियां निम्नलिखित में से कौन है जहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत की वह प्रमुख घाटियां निम्नलिखित में से कौन सा है जहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है। नीलगिरी में की जाती है, सुरमा में की जाती है, ब्रह्मपुत्र घाटी में की जाती है। ये तीनों ऐसी घाटियां हैं जहां पर चाय की उत्पादन की जाती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है, ऐसा आंसर बताया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण के मुख्य वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन है। प्रश्न आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। सही आंसर है 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार जो है वह चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो याद रखेंगे भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर की जो है मॉडल पर स्थापित था और इसका मुख्य काम था कृषि को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ते चलते हैं, वहीं पर पीसी महालनोबिस जो हैं वह दूसरे से थे और जॉन सैंडी जो है वह तीसरे मॉडल से संबंधित है। ठीक है, दूसरे का ये था उद्योग धंधों को बढ़ाना, पहले का जो ये था टारगेट था कृषि में उत्पादन को बढ़ाना। 20वां नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही। जनगणना 2011 के अनुसार अगर आंकड़े हम लोग निकाल करके पढ़ते हैं, क्योंकि फिलहाल में कोई जनगणना हुआ नहीं जाती है, जनगणना सिर्फ बिहार में हुआ है, तो जनगणना 2011 के आंकड़े को हम लोग को लेकर के चलने हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मापी गई है। सही आंसर है कि सबसे अधिक जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेघालय, यहाँ की जनसंख्या जो वृद्धि दर है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है संपूर्ण भारत में। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखते चलेंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा कर है जिसको हम लोग एक अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानेंगे। आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है और वहीं पर बात करें कि अब ये जो संपत्ति कर है वह भी एक प्रत्यक्ष कर है, लेकिन अगर बात करें कि कौन सा निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिक्री कर जो है दोस्तों वह अप्रत्यक्ष कर है, यह किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ करके जाइएगा, समस्या आपको हो जाएगा, लगातार आप हमसे हमारे साथ बने रहिएगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र इसने शुरू किया था। 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ज्ञात किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं, यानी कि संपादित किया गया था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। ठीक है, सत्यशोधक समाज के जो है संस्थापक है ज्योतिबा फूले हैं, आप सभी जानते हैं। तो सत्यशोधक समाज जो है ना ये संगठित किया गया था किन के लिए, तो याद रखेंगे बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन है, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन है, महाराष्ट्र में एक जनजातीय विरोधी आंदोलन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। सही आंसर दोस्त इसका कि ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है सी सही आंसर है कि महाराष्ट्र में एक जनजातीय विरोधी आंदोलन है जिसके लिए सत्यशोधक समाज के द्वारा संगठित किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और दोस्तों 24वें नंबर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। प्रश्न कहता है आदिवासी लोगों के संदर्भ में पहली बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासी लोगों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का जो है प्रयोग किया था। सही आंसर है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग करने का सबसे पहला जो काम है वो ठक्कर बापा को जाता है। आदिवासी लोगों के संदर्भ में पहली बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल जो है ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था।
25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित आंदोलनों में से वल्लभ भाई पटेल को उनके नेतृत्व के लिए सरदार की खिताब दिया गया था। निम्नलिखित में से वो कौन सा जो आंदोलन है जिसमें वल्लभ भाई पटेल को उनके नेतृत्व के लिए सरदार की खिताब दिया गया था? 25वें का आंसर उम्मीद करते हैं कि आप चुन चुके होंगे। 25वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास ए, यानी कि बारदोली सत्याग्रह, जहां पर महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाओं की तरफ से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे? नहीं पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से वो कौन है जो सर्वोदय आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे? 26 का सही आंसर आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। 26वें का सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ये सभी के सभी जो है ना, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, धीरेन्द्र मजुमदार, ये सबके सब जुड़े हुए थे। और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन नहीं जुड़े हुए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी ये जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसी को हम ध्यान में रखेंगे। लीजिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार अपना सामान अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम का वाट प्रयोग कर देता है। इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देख लीजिए, सबसे पहले तो लाभ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले त्रुटि कितने का कर रहा है? त्रुटि कर रहा है 100%, 100 जो है ये घपला कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद जो रियल मान है और त्रुटि है उसमें अंतर कितने हैं? 900 का, ठीक है, 900 में, और मल्टीप्लाई कितने से करने हैं? 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, इसको चेंज कर दीजिए। तो 100 बटा आपके पास 9 आया। 100 बटा 9 को अगर तोड़ेंगे तो देखेंगे 11.1/9% आना चाहिए, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 11.1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न को देख लीजिए, और प्रश्न नंबर थोड़ा सा और छोटा कर लिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लीजिए प्रश्न कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा? अगर एक घन का विकर्ण की लंबाई अगर 5√2 सेंटीमीटर है तो उसके आयतन कितने हो जाएंगे? तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √3 और ए मतलब भुजा, उसका मान दिया है 5√3 कर लीजिएगा। यहाँ पर गलती से आपका 3 कर लेना चाहिए, 5√3 है, ठीक है। 5√3, √3 से √3 कट जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा? 5, समझ रहे हैं ना। तो ए का मान 5 आ गया, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है ए क्यू। ए क्यू का मतलब होता है 5 का क्यू कर दीजिए, 5 को 3 बार गुना कीजिए, 50 25 25 125। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर तथा 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, एच स्क्वायर बटा, यानी कि H1 स्क्वायर बटा H2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस कंडीशन को देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा H1 बटा H2 इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, उस समय देख लीजिएगा 81 और बटा 200 कितना 25। 81 का वर्गमूल करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, और 225 का वर्गमूल करेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 3 का 9 और 3 5 15, 3:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आसानी से आप बना चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर धैर्यता बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि मेरे दोस्त आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 6 लगातार सम संख्याओं के समूह की प्रथम 3 संख्याओं का औसत 14 है, समूह की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि 6 लगातार सम संख्याओं के समूह की प्रथम 3 संख्याओं का औसत 14 है। तो मान लीजिए कि प्रथम जो है सम संख्या x है, तो मतलब मान लीजिए कि 2 है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे कि 4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन से अगला जो है x प्लस कितना हो जाएगा 2, अगला जो होगा x प्लस 4 हो जाएगा। कहता है कि इन प्रथम 3 का जो आपके पास ये है ना औसत है वह 14 है, तो यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर 14 कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे x यहाँ पर x, ये वाला x जुड़ करके हो जाएगा 3x, ठीक है। उसके बाद 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और उसके बाद 14 3 कितना हो जाएगा 42। तो देख लीजिएगा ये 6 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x का मान कितना हो जाएगा 42 में से 6 चला जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 कटा दीजिएगा, कितने बार में कटेगा 12 बार में। उम्मीद करते हैं कि 12 तो यहाँ पर आया, लेकिन 12
12 आपका आंसर है नहीं, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि 6 यहाँ पर दिया गया, 6 लगातार सम संख्याओं के, तो जिसमें से 3 तो खत्म हो गए। तीसरा नंबर था x + 4, तो बताइए चौथा नंबर क्या हो जाएगा, x + 6। पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, x + 8, और छठा नंबर क्या हो जाएगा, x + 10। तो हमारे पास x का मान कितना है, 10, यानी कि 12। अब 12 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 22, यानी कि उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 56 तथा उनका लघुत्तम समवर्त 105 है, उनका मौसा निकाल लीजिए। ठीक है, योग दिया है 56, तो 56 को तोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 सते 56। ठीक है, मौसा निकालने के लिए कह रहा है। 105 को तोड़िए तो 7 पिछोत्तर, यानी कि 15 में 7 को 15 बार गुना करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि, या 15 को 7 बार गुना करेंगे तो 105 आएगा। तो 3 × 5 = 15 और 15 सते 105, यानी कि दोनों में क्या है कमन, 7 कमन है। ऑप्शन नंबर सी इसका मौसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका लघुत्तम समवर्त 105 है, मौसा कितना हुआ, 7 हुआ। आपको बनाकर यहाँ पर दिखाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन होती है। तो जब नींबू के रस को खाने वाले सोडा यानी कि खावा सोडा पर डाला जाता है तो देखेंगे कि वह जो नींबू का रस डालते ही खावा सोडा जो है, खाने वाला सोडा जो है उबलने लगता है। ठीक है, उत्फलन होने लगता है। तो इसमें उबलने के कारण जो होती है उसमें कौन सी गैस आती है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि या जोड़ कोर संधि के नाम से भी जानी जाती है। हमारे शरीर में उपस्थित रहने वाले कुछ जोड़ होते हैं, उसको हम लोग जो है कौन से संधि को या जोड़ को कोर संधि के नाम से जानते हैं। तो कोर संधि हमारे शरीर में कौन है, ऑप्शन नंबर सी, स्कंध को जोड़ को हम लोग जो है कोर संधि के नाम से जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है और बने रहिएगा, एक एक करके आप ईमानदारी पूर्वक जरूर आंसर हमें अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। ये रहेगा प्रश्न आपके सामने। 34 नंबर प्रश्न है कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तेज बुखार हो जाने की वजह से शरीर का तापमान कम करने की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो वह कौन सा ऐसे दवा है या कौन सा उपयुक्त में से पदार्थ है जिसका प्रयोग करके हम लोग इसका निदान खोज सकते हैं। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जौहर हर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 35वां प्रश्न को देख लीजिएगा। 35वां प्रश्न कहता है दोस्त, प्रश्न है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाएगी। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है 35 का ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में पाई जाती है। याद रखेंगे दोस्त, पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, मानव हृदय बंद होता है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको जबरदस्त प्रश्न आप लोग एक बार देख लीजिए कि मानव हृदय बंद होता है। तो मानव हृदय जो बंद होता है वो हृदय आवरण के माध्यम से बंद की जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 37वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कहता है 37 नंबर, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो अभी 30+ पर चल रहे होंगे। कुछ लोग मायूस हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मायूसी से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। कमजोरियों को दूर करके और टारगेट बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हाल ही में संपन्न हो गई लोकसभा चुनाव में 7वें चरण में कुल कितने लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुए। हाल ही में संपन्न हो गई लोकसभा चुनाव में 7वें चरण में कुल कितने लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर देखने के लिए मिलेंगे, अतः आंकड़े जैसे ही कल के बाद जैसे ये रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद हम फटाक से एक लोकसभा जो 2024 का जो ये था चुनाव था उस पर संबंधित वीडियो आपको दे देंगे। बिहार में स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू किया गया। बिहार में स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो बिहार में स्वामित्व योजना के उद्घाटन करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और 39वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की महान्यायवादी अर्थात यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप से अभी मतलब उस पद पर आसीन है। 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकटरमन जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। 39 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न कहता है कि हाल ही में खेले गए आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। हाल ही में खेले गए आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। सही आंसर है कि हाल ही में खेली गई आईपीएल 2024 का खिताब जो है वह जीतने वाली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। आप लोग हमें कमेंट करके बता देना है कि बताइए कोलकाता नाइट राइडर्स के जो है किस खिलाड़ी को ये मैन ऑफ द सीरीज आईपीएल 2024 का प्रदान किया गया है।
आज के लिए बस इतना ही सा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सेशन से लाभान्वित हुए होंगे और इसके बाद हम लोग अगले सेशन में जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज बस रहने दिया जाए। शुक्रिया। जय हिंद।